हेलो एवरीवन, सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अलग भी है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेबस को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रहे थे। लेकिन अब आप लोग जान ही रहे हैं कि आप लोग के बोर्ड्स जो हैं ये बिल्कुल नज़दीक हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कम समय में आप किस तरह अपनी टाइम की प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बना करके किस तरह परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कम समय में और अभी हम क्या कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी सारण गुरु क्लास जो है आप लोग को मॉडल पेपर जो है उसको सॉल्व करवा रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब से सोशल साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इसके अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। आपको बहुत इजी रहेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी आपने सारे चैप्टर्स लगभग जो है वो कंप्लीट कर लिया है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है। बस एक हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन के साथ, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको विथ एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि 15 क्वेश्चन कर रहे हैं या 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो केवल आंसर्स की बात हम नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि इन केस वो टॉपिक तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ होगा तो अगर ये एक्सप्लेनेशन को अगर आप सुनिएगा तो आसानी से क्या करिएगा, आपका एक छोटा सा टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसलिए ये क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको रेगुलर वॉच करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो तक तुम लोग बने रहना। चलिए, तो सबसे पहले अभी तक तुम लोग क्वेश्चन पेपर का मॉडल देख ही चुके होंगे। तो सोशल साइंस में भी सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको कि एमसीक्यू बोलते हैं, वो होगा। और आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, यानी चारों सब्जेक्ट के मिला करके, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के, यानी ये चारों के मिला करके 80 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू। और इनमें से 40 क्वेश्चंस जो है वो करना कंपलसरी है। ठीक है, एक और चीज़, जो शुरुआत के 40 क्वेश्चंस होंगे, अगर इन केस तुमको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोशिश करना कि जो 40 है, जिसके लिए आप बिल्कुल एक्यूरेट आप जिसका आंसर जान रहे हैं, उसी को पहले सॉल्व करना। रीज़न क्या है? क्योंकि शुरू के जो 40 गिनती में आएंगे उन्हीं क्वेश्चंस को सही माना जाएगा। तो आप जब भी OMR शीट भरिएगा या फिर जो MCQ सॉल्व करिएगा तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन हो गया आपके पेपर के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सारा क्वेश्चंस लगभग आपका पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा उसको रिकॉल करना है। और इन केस अगर थोड़ा बहुत नहीं ध्यान होगा तो जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं, ठीक है, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा। देखो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि 1 से 80 तक है और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प है ना, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और इनमें से जो सही है उसको OMR शीट पे कलर कर देना है। और ध्यान रखने की बात यह है कि 40 क्वेश्चंस को ही आप लोग उत्तर दीजिएगा, जिसके लिए बिल्कुल कंफर्म हो। चलिए, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, है ना, ये क्वेश्चन है। पहला है विनिर्माण, बिजली उत्पादन, निर्माण कार्य, इनमें से सभी। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया था? मैंने कहा है कि मैं आपको जो भी MCQs है वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र की? द्वितीय क्षेत्र। कई बार मैंने क्लासेस में आपको बताया है कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको मुख्यतः हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन सी आर्थिक गतिविधियों को रखा जाता है? कृषि और कृषि से संबंधित। द्वितीयक में किसको रखा जाता है? जो भी विनिर्माण है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? द्वितीयक सेक्टर में, यानी द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में हम किनको क्या रखते हैं? सेवाएं।
ठीक है, सर्विसेज जिस। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसकी बात की जाती है कि द्वितीय क्षेत्र में क्या निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, ये विनिर्माण इंग्लिश में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, बिजली उत्पादन, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी। ये कोई भी जो है ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करके या हरास करके प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा, इनमें से सभी। अब आता है एक मिनट, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अब ध्यान दो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है। मैंने क्या समझाया था कि वर्किंग पॉपुलेशन कितने से कितने साल के भीतर क्या आएगा, जो हमारा वर्किंग फोर्स है वो 15 to 59 एज ग्रुप, ये हमारा जो है वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कार्यशील जनसंख्या है। तो कौन सी जनसंख्या का हिस्सा पूछा जा रहा है आपसे, इस बात को ध्यान रखना। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन यानी राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस हिस्से का है, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे कार्यशील जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या जो कि 15 से 59 के बीच में है, इसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो किस क्षेत्र पर है, सबसे ज़्यादा कौन से आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, कृषि या कृषि से संबंधित। और कृषि से संबंधित जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस क्षेत्र में आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो आसानी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगेन प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ठीक है, ये सब जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में किसी चीज़ का उत्पादन यानी नेचुरल चीज़ों से ले करके किसी नए वस्तु का उत्पादन, इसलिए हमने बिजली उत्पादन को, विनिर्माण, कंप्यूटर का उत्पादन, पेन का उत्पादन, बोर्ड का उत्पादन, ये सारी चीज़ों को किस में रखा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है कि फर्स्ट यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में वस्तुओं का उत्पादन होगा और तृतीय क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है, सेवाओं का। तो इसके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि, है ना, ज़्यादा। तो कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है, इसलिए हमारे वर्किंग पॉपुलेशन का कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद है ब्रुनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जब हमने आपको पढ़ाया था सतत विकास के बारे में, ठीक है, सतत विकास यानी विकास कैसा, बार बार मैंने बताया था कि विकास कैसी प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर लगातार जिस तरीके से आज हम विकास कर रहे हैं, इससे क्या होगा, नेचर जो है हमारा वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी सुन रहे होंगे कि अरावली वाला जो है किस तरह के अरावली हिल को खत्म कर देना चाहिए, या जो भी ये सब चल रहा है। मतलब सतत विकास की विकास इस रेट पे करें कि जिससे प्रेजेंट की यानी कि जो वर्तमान की जनसंख्या है वो भी फायदे में रहे और भविष्य में जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो भी क्या है, इससे फायदा उठाए। तो ब्रुनलैंड आयोग जो है वो किस विकास के बारे में बात करता है, सतत विकास के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सतत विकास। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। ये मैंने तुम लोग को आर्थिक नियोजन के चैप्टर में पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि भारत में क्या है, देश को फिर से रिवाइव करने के लिए हमारे यहाँ पे योजनाओं की ज़रूरत थी, बहुत सारी पॉलिसीज़ को की आवश्यकता थी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे 15 मार्च 1950 को, ये मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। इसका क्या था, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, योजना आयोग का गठन हुआ था।
और उसके बाद क्या है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि राज्य सरकार और से तालमेल बनाने के लिए, यानी कि अभी तक जब योजना आयोग बनाया गया तो ये तो सेंटर का था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन ये योजना आयोग जो है वो जरूरी नहीं था कि ये जो पॉलिसीज़ बना रही हैं उससे राज्य सरकारें जो है वो सहमत ही हो। तो इस वजह से राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक तालमेल बनाने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, नेक्स्ट है हाँ कि भारत के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? ग्रामीण जनता, नगरीय जनता, किसान, इनमें से सभी। तो यहाँ पे व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये तुम लोग को मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले से यहाँ पे फोकस करो, मानव विकास रिपोर्ट। तो तुम लोग को मैंने बताया था कि यूएनडीपी के बारे में समझाया था, आपको बताया था ना कि यूएन का एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यही जो है वो क्या पब्लिश करती है, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और उसमें मैंने आपको पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के बारे में भी बताया था कि यही वो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्या किया था, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, तो यूएनडीपी जो है वो तो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ का जो है वो एसडीआर को पब्लिश करती है। तो इसी पैटर्न को हमारे यहाँ पर इंडिया में 2002 में, ठीक है, 2002 में यहाँ पे ये जो था फर्स्ट, ये हमारा अप्रैल 2002 में पहली बार क्या किया गया कि एचडीआर यानी मानव विकास रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। और इसको दिल्ली में योजना आयोग ने बनाया था और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इसको पब्लिश किया गया था। और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ग्रामीण जनता की जो व्यय क्षमता है वो घट रही है और नगरीय जनता की यानी जो शहरों में रहने वाली जनसंख्या है उनकी जो व्यय क्षमता है वो क्या कर रही हो रही है, बढ़ रही है। व्यय क्षमता क्या होती है? व्यय क्षमता यानी कि कैपेसिटी, एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी, वो कितना वो खर्च करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहेंगे, व्यय क्षमता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नगरीय जनता। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये बहुत सिंपल है, 6 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इनमें से सभी। ठीक है, इसके लिए पहले थोड़ा सा ये भी देख लो, कृषि आधारित उद्योग यानी वो उद्योग जो किस पे बेस्ड है, कृषि पे। इंग्लिश में इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ऐसे इन सब में से कौन से ऐसे उद्योग है जिसका कच्चा माल कहाँ से आता है, खेतों से आता है, कृषि से आता है। तो देखते हैं, तो चीनी उद्योग को अगर हम देखें तो इस उद्योग का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कहाँ से आता है, गन्ना यानी कि जो ईख होता है। तो यानी ये भी एग्रो बेस्ड है यानी कृषि आधारित उद्योग है। अगर ईख की खेती या गन्ने की खेती नहीं होगी तो क्या चीनी उद्योग पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। सूती वस्त्र उद्योग, इस उद्योग का जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चा माल है वो क्या है, कॉटन है, कपास है। ये भी कहाँ से आता है, खेतों से आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल तुम लोग जैसे चिप्स खा रहे हो तो आलू
से ही तो उसको प्रोसेस करके चिप्स बनाया गया, पनीर खा रहे हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रोसेस्ड फूड है। जैम खा रहे हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें। तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसका भी रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि या खेतों से आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इसको ध्यान रखना, कृषि आधारित उद्योग। अगर बच्चों टर्म्स क्लियर हो जाएगा ना, इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, कोई भी आंसर्स जो है उसको पा सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया प्रोफेसर केन्स का, इसको देखते हैं हम लोग। मैंने तुम लोग को बताया था कि आर्थिक, जब हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपका कि अलग अलग डेफिनेशन दी गई है अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा, किसकी, नेशनल इनकम की। अब यहाँ पे प्रोफेसर कीन्स का नाम कब आया था, जब हमने आपको बताया था कि जब एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1930 में, तो उस समय प्रोफेसर कीन्स ने क्या किया था, एक राष्ट्रीय आय की अलग परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा कि एक, अगर हम y प्लस सी प्लस आई, उन्होंने ये कहा था y यहाँ पे क्या है, नेशनल इनकम, यानी अगर हम टोटल विनियोग को जोड़ दें, उन्होंने ये कहा कि अगर हम टोटल व्यय को जोड़ दें यानी एक्सपेंडिचर को जोड़ दें, यानी जितना भी हम खर्च कर रहे हैं अगर उसको जोड़ दें तो वो अपने आप क्या बन जाएगी, आय, उससे हम पता लगा लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की आय अगर हमें पता करनी हो तो वो कितना खर्च कर रहा है और कितना वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, अगर ये हमें पता चल जाए तो उस व्यक्ति की आय हमें पता चल जाएगी। तो कंट्री के लिए भी उन्होंने ये कहा कि अगर राष्ट्र की आय पता करनी हो तो राष्ट्र में होने वाला जो कुल उपभोग व्यय है, यानी लोग कितना खर्च कर रहे हैं, उस व्यय को अगर जान ले हम, और कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस व्यय को जान ले, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो देश की राष्ट्रीय आय पता लग जाएगी। तो उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया भी था, y यहाँ पे राष्ट्रीय आय है, c जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और i जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। हिंदी में क्या हुआ आपका, c उपभोग व्यय है और i जो है वो क्या है, विनियोगीय व्यय है। तो उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन अब पढ़ो ध्यान से, कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय, और ये क्या है हमारा, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं, तो सी को भी शामिल करते हैं, यानी कि कंजम्पशन उपभोग व्यय को भी शामिल करते हैं, और किसको शामिल करते हैं, विनियोग व्यय को भी शामिल करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, उपभोग व्यय को भी शामिल कर रहे हैं हम लोग और विनियोग व्यय को भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय मतलब एन नेट, नेशनल इनकम, NNP है, सॉरी, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसको हम शॉर्ट में NNP भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि NNP में हम किसको यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। इसको समझने से पहले, क्योंकि इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा, मैंने तुम लोग को GDP पढ़ाया था और क्या बताया था कि अगर GDP से, ठीक है, NDP पे आना हो, अगर NDP, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है, PP सेम है, DD सेम है, यहाँ पे N है, G से ग्रॉस से N पे आना है, तो ग्रॉस से N पे आना है तो हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है, यानी जितने भी कच्चा माल का कीमत है, टूट फूट है, घिसावट है, अगर इसको हम माइनस कर दें, ग्रॉस में से इसको माइनस कर दें तो हमें क्या हो जाता है, नेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे GDP हमने ये कहा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि GNP से हमको NNP में आना है, यानी NNP प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, और इसके अंदर क्या हो गया, कच्चे माल की कीमत,
कच्चे माल की कीमत, घिसावट, टूट फूट, ठीक है, ये सबको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम गिनती करते हैं तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य तो जोड़ना ही जोड़ना है। कई बार मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि नेशनल इनकम को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, राष्ट्रीय आय को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसकी वैल्यू को ऐड करना है, जो फाइनल गुड्स होता है, यानी जो अंतिम वस्तुएं होते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमतों को हम ऐड नहीं करते हैं, यानी इसको तो हम ऐड करना ही करना बनता है। तो वस्तुओं को ऐड करेंगे ही, वस्तुओं के मूल्य को, सेवाएं के मूल्य को ऐड करेंगे ही करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम? इट इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, है ना, फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन अ करंट ईयर, है ना। किसी एक साल में प्रोड्यूस होने वाला जो अंतिम वस्तु और अंतिम सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्यों का जो जोड़ है, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो वस्तु, अंतिम वस्तुओं का मूल्य हम जोड़ेंगे ही, अंतिम से जो उत्पादित अंतिम सेवाएं हैं उनके मूल्य का, सिंपल है यार, इसमें मतलब जो नेशनल इनकम है इसके अंदर क्या है, वैल्यू हम जोड़ते हैं किस चीज़ का, जितने भी अंतिम वस्तु है यानी फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल गुड यानी अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी वैल्यू तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन किसको घटा देंगे, कच्चे माल की कीमत को, घिसावट जो हुआ है, टूट फूट मरम्मत में जो पैसे लगे हैं, उन सबको घटाएंगे। इसलिए यहाँ पे इसको हम ऐड नहीं करेंगे, कच्चे माल की कीमत को, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी कितना भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकते या टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अभी। तो अगर आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जाकर के प्रीवियस वीडियो में जाना, टॉपिक सर्च करना और वहाँ पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, कच्चे माल की कीमत। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये तो अभी रिसेंटली ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है तुम लोग को, बैंक्स के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक हमारा होता है सेंट्रल बैंक, जिसको कि हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, जो पूरे देश में क्या होता है, एक ही होता है। और हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा कई बैंक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। पहला डिफरेंस बताया था। दूसरा मैंने ये बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करते हैं, मौद्रिक नीतियों का संचालन करते हैं, बनाते हैं, सरकार का बैंक होते हैं, बैंकों का बैंक होते हैं, ठीक है। उसमें हमारा खाता नहीं खुलता है। लेकिन ये वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं ये हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए होते हैं, जहाँ पे हम पैसों को जमा भी कराते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से लोन भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। रिजर्व बैंक में मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि इनके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है नोट को इशू करने का। ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ वीडियो में है, जा कर के वीडियो ज़रूर देखना तुम लोग, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये देश का केंद्रीय बैंक है। हर एक देश में केवल एक केंद्रीय बैंक होता है, यानी केंद्र का बैंक होता है। ये सरकार का खाता देखेगा, यानी सरकारों का बैंक होता है। जरूरत पड़ता है तो सरकार को उधार देता है। ये जितने भी बैंक्स हैं देश में उन सब का ये बैंक होता है, यानी उनको उधार भी देगा, कभी कभी उनसे ले भी सकता है। ये सारी चीज़ें है ना, सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा। जितने भी बैंक सुनते हो ना, SBI जैसे ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारे क्या है, ये सब वाणिज्यिक बैंक है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कमर्शियल बैंक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है, इसलिए वाणिज्य बैंक नहीं है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे क्या है, वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। ये सारा कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम लोग देख लेना जाकर। नेक्स्ट,
ठीक है, अब हम लोग आते हैं सहकारिता पे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा नाइनटीन 1904, 1912, 1914 और 1919। सहकारिता को भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। सहकारिता क्या था, क्योंकि मैंने कई बार आपको ये चीज़ समझाई है। ये टॉपिक अभी रिसेंटली अपलोड किया गया है सहकारिता का। इसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि जो बड़े यानी जो रिच पीपल थे, दे कैन गेट इजीली लोन फ्रॉम द बैंक, आसानी से बैंक से लोन ले लेते थे। ठीक है, लेकिन जो गांव में रहने वाले लोग थे या जो गरीब लोग हैं, जिनको वास्तव में कम ब्याज दर पे बैंक लोन की आवश्यकता थी, उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता था। इसलिए सहकारिता जो था, ये जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले 1904 में सहकारिता का विधान आया। ठीक है, यानी ये विधान कब पारित हुआ सहकारिता वाला? 1904 में। फिर 1912 में इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए। ये तो शुरू में आया, फिर बाद में लगा कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो ये सब आपकी बुक में है। तो ये सब अपने आप में एक 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको सारे एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना। फिर 1912 में क्या है कि एक कुछ रिफॉर्म्स हुए और एक दोबारा क्या किया गया, एक जो है इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, है ना, कुछ चेंजेस लाए गए। फिर 1914 में एक मैककेलन, ये सब पूछा जा सकता है आपसे, है ना, मैककेलन कमेटी नियुक्त की गई। मैककेलन कमेटी जो थी वो नियुक्त की गई। क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का MCQ में आ सकता है कि सहकारिता से संबंधित मैककेलन कमेटी कब नियुक्त की गई। तो ये कब हो गई? 1914 में ये हुआ। और फाइनली 1919 में, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है। अगर तुम लोग हिस्ट्री भी पढ़ रहे होगे तो उसमें तुमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ा होगा ना। उसमें क्या पढ़ा था कि कैसा शासन कर दिया गया था? डायरकी कर दिया गया था, यानी द्वैध शासन। यानी अगर कोई प्रांत है, उसमें प्रांत से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी विषय हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। कुछ विषयों को रख दिया गया था रिजर्व सब्जेक्ट में, यानी आरक्षित सब्जेक्ट विषय में, और कुछ सब्जेक्ट को रख दिया गया था ट्रांसफर सब्जेक्ट में, यानी हस्तांतरित विषय में। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो भी मेन सब्जेक्ट होता था, यानी सोचो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे या जो अंग्रेज़ लोग थे, वो कितने चालाक थे कि जितने भी पैसा और पावर से संबंधित सब्जेक्ट थे वो अपने पास रख लेते थे, यानी गवर्नर के हाथ में रहता था। तो उन सब्जेक्ट को आरक्षित विषय कहा जाता था। और जितना भी जिम्मेदारी वाला सब्जेक्ट होता था, स्वास्थ्य से, सहकारिता से, शिक्षा से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारी वाले विषय होते थे, वो उस प्रांत के जो भारतीय होते थे, जो चुने गए मेंबर होते थे, उनके हाथ में रख देते थे। तो इन सब्जेक्ट को कहा जाता था हस्तांतरित विषय। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट्स को 2 भागों में बांट दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, आरक्षित विषय एंड हस्तांतरित विषय। ठीक है, और उसमें जो सहकारिता जो था वो किस में रखा गया? हस्तांतरित विषय में। तो अब ठीक है, यानी 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसको कौन सा सब्जेक्ट में रख दिया गया था? हस्तांतरित विषय बना करके किसको दे दिया गया था? राज्यों को। वहाँ पे प्रोविंस है। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब फाइनली प्राप्त हो गया? तो आंसर क्या है तुम्हारा? 1909। तो इसके पीछे ये पूरी कहानी है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ये तो कई बार मैंने पढ़ा हुआ है आपको कि गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दी। बाकायदा इसका पूरा मैंने चक्र भी बताया है कि कैसे गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ऐसे देखते हैं ना, गरीबी का चक्र क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब का मतलब क्या हुआ? लो इनकम। लो इनकम, अगर लो इनकम है तो इट मीन्स कि उसके पास क्या है?
एजुकेशन बच्चों को अच्छी नहीं दे पाएगा, अच्छी खाना नहीं दे पाएगा, उसके पोषण नहीं हो पाएगा, अच्छा मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएंगे, बॉडी वीक हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा, उसको आगे जाके रोज़गार नहीं मिलेगा, फिर वो और गरीब हो जाएगा। तो ये पूरा जो है चक्र जो है, इसी को क्या कहा जाएगा? गरीबी का कुचक्र। चक्र तो ठीक है, कुचक्र मतलब खराब चक्र, जिसमें गरीब जो है और भी ज़्यादा गरीब होता जाता है। और ये जो अवधारणा है वो किसने दी थी? रैग्नरनर्क्स ने। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है, हाँ, ये भी नेशनल इनकम से रिलेटेड है। ये इसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि जब भी प्रोडक्शन होता है, जब भी उत्पादन होता है, तो उसके अंदर जो उत्पादन के साधन है वो सहयोग करते हैं। और मैंने मतलब कितनी बार बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को क्लास में कि उत्पादन के मुख्यतः 5 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 साधन है। कौन कौन सा? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो अगर हम अपने उत्पादन के साधन, इन चारों के एब्सेंस में उत्पादन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये जब चारों काम पे लगते हैं तो इनको क्या है? इनका पारिश्रमिक मिलता है। किस रूप में? भूमि को क्या मिलेगा? किराया। श्रम को क्या मिलेगा? वेजेस को क्या बोलेंगे? मजदूरी। और पूंजी को क्या मिलेगा? ब्याज। और उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे? ध्यान से देखो, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? यानी इनमें से कौन सा साधन को जब काम पे लगाया जाता है तो पारिश्रमिक के रूप में इनको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया हमारा? पूंजी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। हाँ, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो मैंने बताया था तुम लोग, कोई सहकारी बैंक जो है वो किस स्तर पे, तो स्तर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? मेनली 3 स्तर होते हैं। ठीक है, 3 स्तर पर है। अगर हम बात करते हैं, एक तो गांव का हो गया, एक जिला हो गया, और एक क्या हो गया? राज्य। गांव में प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां, सब पढ़ाया हुआ है, अच्छे से देख लेना जाकर के भाई। ठीक है, जिला पे क्या है तुम्हारा? केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। और राज्य पे हो गया राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। ठीक, तो अब ये अब क्वेश्चन पूरा आंसर्स आपके सामने, ये अपने आप में सब क्वेश्चंस हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर, तो गांव के स्तर पे काम करती नहीं है, राज्य के स्तर पे काम नहीं करती, वो किस स्तर पे काम करती है? जिला के स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला के स्तर पर। ठीक है, बस सब 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये है, हाँ, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर है 1995, WTO। ठीक है, इसको हम लोग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, जिसका काम क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार की शर्तें हैं, है ना, उसको थोड़ा लिबरलाइज करना।
मतलब अब दो देशों में व्यापार है, एक देश क्या कहे कि नहीं हम तुम पे बहुत सारे टैक्सेस लगाएंगे, तुम ये सामान मत भेजो, तुम ये इस चीज़ का व्यापार मत करो, तो इससे क्या होगा कि जो व्यापार जो फ्री हो सकता है वो बहुत फ्री तरीके से नहीं हो पाएगा। तो WTO के ये एक ऐसा संगठन है जो ये एक तालमेल बिठाने का काम करती है, क्या ताकि क्या है फ्रीली अलग अलग देशों के बीच में क्या हो सके, व्यापार जो है वो आसानी से हो सके। बस इतना अभी समझ लो, इसको बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये विश्व व्यापार संगठन है और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है कि जितने भी विश्व के देश हैं वो इसके सदस्य हैं और जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के इनके नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत आपको बताया WTO के बारे में, यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में। ये बना कब था? तो ये 1 जनवरी 1995 को बना था। ठीक है, और भारत शुरू से इसका क्या है संस्थापक सदस्य रहा है। प्रेजेंट में जहाँ तक मेरे पास डाटा है अगर देख लीजिएगा 166 कंट्रीज जो हैं इसके क्या है मेंबर्स हैं अभी। ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ इसका ध्यान रखना, पूछा भी जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो स्विट्ज़रलैंड कंट्री सुनी होगी, वहाँ पे जेनेवा है, तो जेनेवा ही इसका क्या है हेडक्वार्टर है। और लास्ट अब क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स का 15 क्वेश्चन दे रखा है। राष्ट्रीय फोरम के लास्ट चैप्टर है आपका उपभोक्ता जो संरक्षण है उसके बारे में। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं? तो ये आपका चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें पढ़ा ही होगा कि आज जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता यानी हम लोग जो कि कुछ खरीदते हैं, वो कई तरीके से क्या किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। कभी उनको मिलावटी सामान दिया जा रहा है, कहीं वो आपका क्या है हद से ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई नकली वस्तु दे दी जा रही है। तो ऐसे में क्या करे उपभोक्ता, अपनी शिकायत लेके कहाँ जाए? तो इसके लिए हमारे यहाँ पे उपभोक्ता एक मिनट, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, इसके लिए हमारे यहाँ पे उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अधिनियम पारित किया गया। कब? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसका मेन अधिनियम था कि कंज्यूमर्स को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। नहीं, कंज्यूमर को नाम ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, कोपरा भी इसको कहा जाता है। 1986 है ना, ये पारित किया गया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा कि अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है तो हम कहाँ जाएं? अगर असंतुष्ट हैं हम, उपभोक्ता अगर असंतुष्ट है तो वो क्या होगा, पहले उसको क्या, पहले इस चीज़ को समझ कि राष्ट्रीय फोरम के पास कब जाएगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे 3 स्तर है, 3 स्तर बनाए गए हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा क्या है जिला पर, यानी जिला में हम शिकायत कर सकते हैं, जिला में, फिर राज्य में, और उसके बाद राष्ट्रीय मतलब केंद्र में। तो ये राष्ट्रीय फोरम हो गया, ये राज्य का फोरम हो गया, और ये हो गया जिला का फोरम। जिस तरह कैसे जुडिशियरी वर्क करती है, लोकल कोर्ट आपका लोकल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से ऊपर क्या है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे उसी तरह से 3 लेवल्स हैं। यानी अगर बाई चांस छपरा में मुझे ठग आ गया तो जो हमारा जिला का जो फोरम है वहाँ पे जाएंगे। अगर वहाँ से भी अगर मुझे असंतुष्ट हुए, मतलब वहाँ पे जो भी हमारा न्याय आया और उससे हम संतुष्ट नहीं हुआ, तो हम उसको राज्य में दोबारा शिकायत कर सकते हैं या फिर ये जो फोरम है उसमें शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इन केस क्या है कि अगर तब भी, ठीक है, तब भी क्या हुआ, इसके अंदर हम संतुष्ट नहीं हुए, मतलब यहाँ से यहाँ गए,
और तब भी हम संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर क्या है, इसके डिसीजन के 30 डेज 30 दिनों के बाद हम कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के क्या कर सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या देखा, सॉरी, ये यहाँ से फिर तुम्हारा हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हिस्ट्री का तो मैं नहीं करवा रही हूँ, दूसरे सर करवाएंगे सॉल्व। तो आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन 15 क्वेश्चन के सॉल्व ही नहीं किया, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन किया। और ये अब जो वीडियो होगा ये इसी तरह का सारा वीडियो होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो हो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।